आदाब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। शुरुआत बहुत ही अफसोस भरी खबर से, बहुत ही दुख भरी खबर से। जवान साल सहाफ़ी मुदस्सिर अली आज सुबह दिल का दौरा पड़ने के अचानक इंतकाल कर गए। बहुत अफसोस के साथ ये हम खबर पर बता रहे हैं आपको कि एक दरख्शां सितारा अब हमारे दरमियान नहीं रहा। रब्बे कायनात की मर्ज़ी और श्रीनगर के एक मारूफ अखबार ग्रेटर कश्मीर से वाबस्ता मुदस्सिर अली, जवान साल लगभग 35 साल की उम्र का, और अभी ज़िंदगी के दूसरे पड़ाव से गुजरने से पहले ही मुदस्सिर अली आज ज़िंदगी की जंग हार बैठे। चरार शरीफ के रहने वाले मुदस्सिर अली को आज आखिरी सफ़र के लिए बड़ी तादाद में लोगों ने रुखसत भी किया और वहाँ पूरा इलाका, यूँ कहें तो पूरा कश्मीर आज मुदस्सिर के अचानक रहलत करने पर आंसू में डूबा हुआ था, सिसकियों में डूबा हुआ था। और हम भी रब्बे कायनात से दुआ गो हैं कि रब्बे कायनात उनके वालिदैन को इस सख्त सदमे को बर्दाश्त करने की ताकत अता करे और मुदस्सिर की मैयत को उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। बहुत अफसोस है, बहुत दुख है। हमारे एक साथी, जवां साल साथी, नामी गिरामी साथी, कौम के हमदर्द और कौम की हमदर्दी में लिखने वाले कलमकार मुदस्सिर अली अब हमारे दरमियान नहीं रहे हैं। मुदस्सिर को हम याद करते रहेंगे। वी विल नॉट फॉरगेट यू। नाज़रीन, अब सियासत की खबर। तो सियासत में सियासतदान जो कहता है वो सच नहीं होता है, जो करता है वो समझ नहीं आता है। अगर यकीन नहीं आए तो जम्मू कश्मीर की सियासत ही देखिए। बीजेपी कहती है गुपकार गैंग, गुपकार अलायंस को गुपकार गैंग कहती है, और गैंग का मतलब खुद आप समझते हैं कि एक डरावने शख्स को कहा जाता है, एक क्रिमिनल को कहा जाता है। और गुपकार गैंग में सबसे बड़ी, गुपकार अलायंस में यानी बीजेपी वाले गुपकार गैंग में सबसे बड़ी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी को मुसलमानों की दुश्मन कहती है, कश्मीरियों की दुश्मन कहती है। ये भी कहती है कि बीजेपी कश्मीरियों की हैसियत मिटाएगी, बीजेपी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफी चेंज करेगी, यहाँ सिर्फ हर तरफ हिंदुत्व का बोलबाला रखेगी, मुसलमानों का नामो निशान मिटाएगी। और जब पिछले दिनों के हालात हुए तो तब बोला कि हम इलेक्शन में इसलिए आ रहे हैं कि उधर से बीजेपी आ रहा है, और अगर हम पीछे रहे तो बीजेपी आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है। सब समझ बैठे थे कुछ बात है। बीजेपी के हमदर्द कहने लगे कि बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में जो कुछ बताया जाता है वो सब सही है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमदर्द ये कहने लगे कि बीजेपी के बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जो कहते हैं सब सही है। लेकिन असल क्या है वो शायद आज भी लोगों को समझ नहीं आ रहा है। अगर असल सुनना है तो हम बता ही देते हैं कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ही थाली के छट्टे और बट्टे हैं। जब उमर अब्दुल्ला को वजारत चाहिए थी तब बीजेपी से जा मिले थे, वजीर खारजा भी बने थे। जब फारूक अब्दुल्ला को ओहदा चाहिए था तो तब बीजेपी से मिला था। और बीजेपी के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस मुल्क दुश्मन है, लेकिन लद्दाख के करगिल ज़िले में बीजेपी के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल मुल्क दुश्मन नहीं है। ये हिंदुस्तान की सालमियत वाली जमात है, लेकिन सिर्फ करगिल में, बाकी कश्मीर में मुल्क दुश्मन है। ये बीजेपी का कहना है। ज़रा करगिल चलते हैं। मेरे साथी इस वक्त मोहम्मद इसाक करगिल से फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, तो जानते हैं हम मोहम्मद इसाक से। मोहम्मद इसाक, मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि करगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी, पीडीपी, जितनी भी जमातें, इत्तेहाद किस किस जमात का है? क्या वहाँ पीडीपी कांग्रेस का इत्तेहाद है, नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी का इत्तेहाद है, या बीजेपी या दूसरी किसी जमात का इत्तेहाद है? ज़रा बताइए हमें किस किस का इत्तेहाद है। अगर हम लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की बात करें, LAHDC, लेह के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, और कारगिल के अंदर फ्रैक्चर्ड मैंडेट होने की वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी LAHDC कारगिल में गवर्न कर रहे हैं, सत्ता में हैं। ये मोहम्मद इसाक, आपने बताया बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में, यानी गठजोड़ में है, कोलेशन में है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें बताइए तफसील से कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कितने वोट लेके है, कितने उनके कैंडिडेट हैं, और बीजेपी के कितने हैं, और किस पार्टी ने किसको सपोर्ट किया है? अगर हम बात करें LAHDC कारगिल में, इससे पहले जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया, और
नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने पहले हुकूमत बनाई एलएचडीसी कारगिल में। इसके बाद जब लोकसभा के इलेक्शन हुए, लोकसभा के इलेक्शन में खेमे जो है कांग्रेस और एनसी के अलग हुए, और लोकसभा के इलेक्शन के बाद कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया एलएचडीसी काउंसिल कारगिल में। इसके बाद से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस वक्त के पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का हाथ थामा और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ उन्होंने एलएचडीसी कारगिल में गवर्नमेंट फॉर्म की, गवर्नमेंट बनाया। क्योंकि अगर हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 10 सीटें थे, और अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के पास इलेक्टेड 3 उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ साथ नॉमिनेट कैंडिडेट्स जो उनके साथ हैं, तो उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की भारत पीडीपी के साथ। तो इसके बाद अगर हम देखें तो पीडीपी जो है एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद 5 अगस्त के बाद पीडीपी कारगिल मर्ज हुआ भारतीय जनता पार्टी में, और इसके बाद ये काउंसिल अब जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी की काउंसिल बताया जा रहा है। क्योंकि जो पहले के पीडीपी थे। मामदी साहब, आपने बताया कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोलिशन चल रहा है करगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल में। ये बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को गुपकार गैंग बुलाता है, गैंग का लफ्ज दिया हुआ है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी को कहता है कि ये दुश्मन है हमारा। तो ये बात वहां के नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, बीजेपी के लोग नहीं समझते ही। आपने बात की किसी के साथ इस हवाले से? इस हवाले से मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट यूनिट कारगिल के प्रेसिडेंट हनीफा जान से बात की और जानने की कोशिश की आखिर क्या वजह है। एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों से आरोप प्रति आरोप लगा रहे हैं, दोनों को तनकीद का निशाना बनाते हैं बहुत सारे चीजों पे, और दूसरी जानिब एलएचडीसी कारगिल में दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आके सत्ता में है। तो इस हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट कारगिल के यूनिट के प्रेसिडेंट हनीफा जान ने वजाहत में उन्होंने बताया कि एलएचडीसी कारगिल में एक तरफ से उन्होंने क्लियर कहा कि जो आइडियोलॉजी नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कारगिल का आइडियोलॉजी वही आइडियोलॉजी है जो उनके हाईकमान का है, जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का है, जो उमर अब्दुल्ला साहब का है। और उन्होंने क्लियर कहा कि वो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के अगेंस्ट और रिस्टोरेशन के लिए उनका स्ट्रगल जो है उनके उस कॉज के लिए वो आने वाले वक्त में लड़ा जा रहा है। अगर हम बात करें एलएचडीसी कारगिल की बात करें, एलएचडीसी कारगिल के हवाले से उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियोलॉजी पे भारतीय जनता पार्टी चल रहा है। उन्होंने कहा कि एलएचडीसी कारगिल में भारतीय जनता पार्टी ने कोई खलल पेशी नहीं की। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा वो भारतीय जनता पार्टी ने एलएचडीसी में किया, भारतीय जनता पार्टी के एग्जीक्यूटिव ने किया। तो उस हवाले से उन्होंने वजाहत ये भी कहा, हमने जानने की कोशिश की, एक तरफ से कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बना है और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में भारतीय जनता पार्टी की शमूलियत नहीं है, दूसरी जानिब आप दोनों काउंसिल में है। तो इस पे उन्होंने कहा कि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को काउंसिल का समर्थन है, और काउंसिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है और भारतीय जनता पार्टी भी है। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि उनके कॉज के लिए बीजेपी सपोर्ट कर रही है एलएचडीसी। ये सियासत है, मुल्क की आवाम समझ ले, कश्मीर की आवाम भी समझ ले। जब इक़्तिदार की बात आती है तो कोई किसी का इन लोगों में से दुश्मन नहीं होता है। आम लोग लड़ते रहें, अच्छी बात है, लेकिन इक़्तिदार इनको मिलना ही चाहिए। और इंतखाबात में, ठीक इंतखाबात के मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का पुराना अलायंस करगिल में बराबर जारी है। कश्मीर में एक दूसरे के दुश्मन है। समझ जाइए, बात आपके लिए, आपकी मर्जी, समझना आपका काम। और आज श्रीनगर में प्रेस ब्रीफिंग भी दी और मीडिया से बात करते हुए ये भी बता डाला कि 370 वापस लाने का ख्वाब छोड़ दीजिए, मुर्दा तो जिंदा हो नहीं सकता है, 370 मुर्दा हो चुका है। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फॉरेस्ट एक्ट पर भी उनसे बात की गई, उनसे फॉरेस्ट एक्ट पर भी बात की। कांग्रेस की तो वो किल्ली उड़ाने के लिए तैयार बैठे हैं और कांग्रेस को किसी भी महाज पे नहीं छोड़ते हैं। और कश्मीर में भी आज उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये दोबारा बोल डाला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर को लूटा है। पीडीपी का भी हद की तनकीद बनाया और ये भी बताया कि बहुत लूट मचाई पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, मुफ्तियों ने, अब्दुल्लू ने यहाँ पे लूट मचाई है। लेकिन महबूब मुफ्ती के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जब पिछली बार अलायंस किया था तब मजबूरी थी। जो गुपकार गैंग है, गैंग तो हमारे यहाँ बिहार झारखंड में वासेपुर गैंग देखा होगा आपने, वो गैंग ऑफ वासेपुर। ये जो गैंग ऑफ
गुपकार है जिन्होंने सिर्फ अपना और अपने फैमिली का भला किया। अगर कश्मीरियों का भला किया होता तो आज उनकी मकबूलियत होती। आज उनकी मकबूलियत नहीं है। आज वो खुल के कश्मीर में घूमने की हालत में नहीं है। जनता सवाल पूछना चाहती। 3 पीढ़ी सबकी सरकार में रही है, हुकूमत में रही, क्या किया आपने? इसलिए मैं आपके सवाल के जवाब से पहले ही कह दूं, जो ख्वाब दिखा रही हैं महबूबा, जो ख्वाब दिखा रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, वो ख्वाब पूरे होने वाले नहीं हैं। ये लोग पहले कहते थे कि हम 370 को बचाएंगे, उस पर लोगों को गुमराह करते थे। अब ये लोग गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि हम 370 वापस लाएंगे। इससे बड़ा झूठ दिन के उजाले में कुछ नहीं हो सकता जो वो बता रहे हैं। हमारे साथ रहती थी तो महबूबा क्या बोलती थी? कहती थी जब पत्थर चलाओगे तो क्या चॉकलेट मिलेगा? महबूबा कहती थी कि नहीं? महबूबा भारत के झंडे को सैल्यूट करती थी कि नहीं? महबूबा हमारे साथ भारत माता की जय कहती थी कि नहीं? फारूक अब्दुल्ला यहाँ कुछ भी बोले, पार्लियामेंट में जोर जोर से भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय करते थे कि नहीं? आप बताइए। तो इस मोदी जी, अमित शाह जी का नाम सुन के रात में जग जाते हैं ये कांग्रेस के लोग। ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जब अमित शाह जी ने कांग्रेस के चेहरे से हिजाब हटा दिया तब कांग्रेस गुपकार से भाग गई। पहले तो गुपचुप तरीके से गुपकार की पार्ट थी, अब कांग्रेस कह रही नहीं 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 नहीं, हम नहीं है, हम नहीं है। क्योंकि कांग्रेस को डर लगता है कि यहाँ गुपचुप तरीके से अगर गुपकार अलायंस में गई, गुपकार गैंग में गई, तो फिर कांग्रेस का नाम कांग्रेस आई नहीं, कांग्रेस गुपकार हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 370 है। क्या इसका फैसला शाहनवाज हुसैन करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेगा? वहां पे जितनी जो पिटिशंस लगी हुई हैं वो शाहनवाज साहब के सामने है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने है? वो क्या बात कर रहे हैं? किस किस्म का झूठ आज यहां बोल रहे हैं कश्मीर में? जम्मू कश्मीर के लोगों को और पूरे हिंदुस्तान को क्या सुना रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ही शुड टेक सुओ मोटो नोटिस अगेंस्ट दिस मिनिस्टर। अफसोस है कि शाहनवाज हुसैन जैसे आदमी ये इस किस्म की बातें करते हैं, और आज कहते हैं आप खुदा को हाजिर नाजिर जानकर मैं ये कह रहा हूं। आप सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन को आपने यहां पे तार-तार आपने कर दिया, जिस तरह आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को तार-तार कर दिया 5 अगस्त 2019 को। शाहनवाज साहब, सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी, आप नहीं देंगे 370 पर, और यहां के लोग आपको फैसला देंगे 370 पर और 35A पर। 370 और 35A न कभी मरा था, न मरा है, न कभी मरेगा। बीजेपी की मजबूरी है, जब अलायंस किया पीडीपी के साथ वो मजबूरी के आलम में किया, और ये कहते रहेंगे ये हालात और वाक़ात। लेकिन हालात और वाक़ात में तालीम और तालीम के मामलात, और इन्हीं मामलात पर हायर एजुकेशन के कमिश्नर सेक्रेटरी तलत परवेज़ ने आज अफसरान के साथ तालीम और हायर एजुकेशन में तालीमी निज़ाम को दुरुस्त करने के हवाले से एक आला सतही मीटिंग भी बुलाई, जिस दौरान अफसरान पर जोर दिया गया कि वो हालात और वाक़ात को देखते हुए तालीम के मेयार को बुलंद करने में कोई भी समझौता ना करें। और जहां आज उन्होंने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की कारकर्दगी का जायजा लिया, वहीं इसे तसल्ली बख्श भी करार दिया। आज की जो मीटिंग हमारी थी, इसमें हमारे कई वर्क सैंक्शन हुए थे। कोविड की वजह से काफ़ी डिले हो चुका था कामों में। अब हमारे आरएमबी चीफ भी मेरे साथ हैं, आज रिव्यू हुआ। जो काम डिलेड थे इन्होंने वो मेकअप करने की कोशिश की है, जो टाइम लॉस्ट है। और मैंने देखा जितने पैसे मैंने रिलीज़ किए हैं ऑलमोस्ट सभी पे काम सूरत से चल रहा है, और जहाँ जहाँ मुमकिन इनसे हो पा रहा है वो डबल शीट में भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं बड़ा सेटिस्फाइड रहा आज इनके रिव्यू के साथ। कुछ लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट का भी रिव्यू हुआ, उसमें हमारा एश्योर्ड फंडिंग रहती है, और उसका भी बिल सारे रेज हो चुके हैं। कोई ऐसा काम नहीं मिला हमें जहाँ पे हमें परेशानी हो। कोई 1-2 ज़मीन के इशू ज़रूर हैं, जहाँ हमारे सेंट्रल फंडिंग से जो रूसा की हैं वहाँ पे कुछ ज़मीन के इशूज़ थे 2 दिन, वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे इसी हफ्ते में। तो मुझे उम्मीद है कि तीनों स्कीम में मुझे पैसे मिले, चाहे गवर्नमेंट से मिले हों
या स्टेट्स के कैपेक्स बजट में है। तो ये सारे काम अच्छे चल रहे हैं आरएनबी के, और मुझे उम्मीद है कि अच्छे क्वालिटी वर्क निकल के आएंगे। इसकी वजह से हमारा जो क्लासरूम की कमी है, लेबॉर्ट्रियों की कमी है, या कहीं पे और काम की ज़रूरत है अप्रोच वगैरह की, वो सब कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों को अच्छा मिलेगा एकेडमिक ट्रांजिशन के लिए स्पेस एंड नॉलेज। और चलिए अब इंतखाबात की बारी भी बताते चले आपको। इंतखाबात होने जा रहे, नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन जारी हो रही है। इंतखाबी मार्के में सभी जमाती मैदान में हैं और इसी मैदान का जायज़ा लेने के लिए अफसरान भी मैदान में रहते हैं। और आज ज़िला तरक्याती कमिश्नर राजौरी ने भी हालात और वाक़ात में ज़मीनी हक़ाइक़ समझते हुए इंतखाबी मुहिम का जायज़ा भी लिया। और नज़ीर अहमद ने आज इंतखाबी जायज़े का अमल का जायज़ा लेते हुए अफसरान पर जोर दिया कि वो इंतखाबात को ऐसन तरीके से मुनक्कद कराने के लिए इक़दाम भी उठाएं। उनने मुख्तलिफ मीटिंग हालों का और इंतखाबी मराकज़ का दौरा भी किया। जो डीडीसी के जो बैलेट बॉक्सेस होंगे उनको यहाँ पे लाया जाएगा और यहाँ पे स्ट्रांग रूम में जो है डिपॉजिट किया जाएगा। और 22 तारीख को जब यहाँ पे काउंटिंग होगी उसी दिन वो जो है वो स्ट्रांग रूम खुलेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे काउंटिंग करवाई जाएगी। और यहीं से पूरे जो 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज हमारी जो हैं उनकी जो काउंटिंग है एक ही दिन होनी है 22 तारीख को। उस सिलसिले में हम यहाँ पे आए थे क्योंकि हमें 14 स्ट्रांग रूम्स की ज़रूरत है और 14 ही जो है काउंटिंग हॉल की ज़रूरत है। इसलिए हमने आज जो है डिग्री कॉलेज के जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है उसका जायज़ा लिया और हमने नोट डाउन किया है। इसके बाद हम गुजर हॉस्टल में जा रहे हैं, वहाँ पे भी जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है उसका भी जायज़ा लेंगे। और जायज़ा लेने के बाद शाम को डिसीजन लिया जाएगा कि कहाँ पे स्ट्रांग रूम्स कितने बनाने और कितने काउंटिंग हॉल्स बनाने हैं, क्योंकि डीडीसी की जो है काउंटिंग जो है 22 तारीख को एक ही दिन होनी है। सर, डीडीसी के इंतखाबात की बात ही चल रही है। जिस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक कुछ इलाके हैं, अगर पिछले कुछ दिनों से जिस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात भी काफ़ी कशीदा बने हुए हैं, ऐसे हालात में अगर शेलिंग का सिलसिला शुरू होता है उसके लिए इंतजामिया ने किस तरह के काम? उसके लिए इंतजामिया ने ऑलरेडी एक कंटीजेंसी प्लान बना के रखा हुआ है। इनकेस अगर जिस दिन पोलिंग होती है उस दिन किसी भी बॉर्डर एरिया में कहीं भी शेलिंग होती है तो उनको जो है सेफ़ एरिया में जो कंटीजेंसी प्लान के हिसाब से हमने जो है वर्कआउट किया है, जो हमने पोलिंग स्टेशन बनाए हैं वहाँ पे उनकी पोलिंग करवाई जाएगी। इंतखाबात का महाज और इंतखाबी महाज के साथ साथ महाज पानी का भी है। लगातार हम अरबाब इक़दार तक की बात पहुँचाते रहते हैं कि कश्मीर कुदरती वसाइल से भरा पड़ा है। पानी के कुदरती वसाइल बेतहाशा यहाँ पे, लेकिन उनको बरोएकार नहीं लाया जाता है। और हंदवाड़ा, परिनार, हथमुला के लोग भी यही बात कर रहे हैं और ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जल शक्ति महकमा पानी की फराहमी के हवाले से कोई मुस्बत कदम नहीं उठा सका है। और वहाँ के लोगों ने आज इंतज़ामिया और ख़ास तौर पे रियासती एलजी से अपील करते हुए बताया कि उनके इलाके को साफ़ पानी मुहैया कराया जाए। परिनार पे वारिया मुश्किल गसान, आब कहें पे वारिया बुन वसन। वंद रूद शीन पे वारिया मुश्किलात गसान, ब्रख लगा खबर क्या वत कहें वत कहें वारिया दूर पे आब नुन पे नट्यो से खाल मच पे ये बन सोरी कि मुश्किलात क्यूरक मगर सो खुश गसान तथ आबे कह पे कंटिन्यू यूर वसन वंद वहरात पे ये खालन आब ये पे खालन आब ये गसान मुश्किलात जबरदस्त तत क्यूर तथ वंद वहरात आबे तत मगर आज तथ आबे कह वंदस गसान मुश्किलात जबरदस्त तथ आबे कहें वंदस। ये पानी का मामला शुमाली कश्मीर के हंदवाड़ा के हथमुला के इलाके में, लेकिन जनूबी कश्मीर में भी ऐसा ही कुछ है। और अंदरवन गुजर बस्ती कोकरनाग के लोग भी पीने के साफ पानी को लेकर परेशान हैं और इसी परेशानी के आलम में ये भी बता रहे हैं कि अगर अब सरकार ने कोई और आनाकानी की तो फिर मामला सड़कों तक पहुँचेगा। मैं हिलाड़ा रामा की पत्ती अंदरवन में रहता हूँ, गुजर बस्ती में। तो हमें पिछले लगभग पूरी उम्र हो गई है पानी की, जो हमारी प्रॉब्लम भी ऐसी चल रही है। हम श्रीनगर में, हम जम्मू में पिछले साल 2015-2016 में वफद लेकर गए, वहाँ से हमें कागजात पूरे करके दिए कि आपका पानी हो जाएगा। पिछले साल जब कोविड जोरों पे थी तो हम श्रीनगर गए, 7 गाड़ियाँ लेकर हम गवर्नर के पास गए। उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि 7 महीने 7 दिन के अंदर, हमें नहीं पता 7 दिन बताया था या कि 7 साल बताया था। हमारी ये आप देख सकते हो, ये हमारी औरतें ये पानी लेने के यहाँ से कांडीवाला अगर जाए तो 4 किलोमीटर है, अगर मुरीपुरा जाए तो 5 किलोमीटर है। पूरा दिन पानी का एक फेरा इन गधों पे ये औरतें हमारी लेकर पानी आते हैं। जो भी हुकूमत यहाँ आज तक आई है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, और 2014 से बीजेपी की हुकूमत भी है,
यहाँ पंचायत राज है, उसके बाद भी हमारा यही हाल है। हम खून के आंसू रो रहे हैं, हमारी दाद फरियाद कोई सुन रहा नहीं। क्या डिमांड रखते हैं इस वक्त डीसी साहब से? डीसी साहब से हम यही डिमांड रखे, हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया कि बराए मेहरबानी करके हम डीसी साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि हमें ये पानी का हमारा जो मसला है ये हल किया जाए। और चलिए अब एक और पहलू की बात भी करते हैं। हमारे शोबे तिब के हवाले से सवालों पे सवाल उठते रहते हैं और सवाल ट्रामा हॉस्पिटल पटन का भी है। 2 अल्ट्रासाउंड मशीनें वहाँ पे लगाई गई हैं और इन दोनों अल्ट्रासाउंड मशीनों को चलाने वाला कोई है नहीं। लाखों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन वहाँ जो भी बीमार पहुँचता है उसका अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड मशीन चलाने वाला कोई टेक्नीशियन वहाँ पे नहीं है, कोई एक्सपर्ट नहीं है। और यूँ सभी को प्राइवेट अस्पतालों से अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है। ख़ास तौर पे दर्द ज़े या जच्चा और बच्चा के मामले में वहाँ पहुँच रही ख़वातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब अल्ट्रासाउंड तो है, अल्ट्रासाउंड की मशीन को चलाने वाला क्यों नहीं, ये अलमिया है या सवाल है। और सवाल वहाँ के लोग यही बता रहे हैं कि ऐसा जानबूझ के किया गया है क्योंकि बाहर के जो दुकानदार हैं उनकी मिलीभगत है और उसी मिलीभगत की वजह से वहाँ पे अल्ट्रासाउंड के जो टेक्नीशियंस हैं उनको हटाया गया है ताकि अस्पताल में जो अल्ट्रासाउंड होता है वो बाहर हो जाए और बाहर बड़ी कमाई उन लोगों की हो जाए। ये हकीकत है या कोई और फरेब, ये सरकार की नज़र तक लाने की ज़रूरत है। कहीं कोई साजिश तो नहीं, कहीं मिली भगत तो नहीं, ये भी सवाल ज़रूर पूछा जा सकता है और इस सवाल का जवाब इंतज़ामिया ही देगी। आवाम बेचारी क्या कर सकती है? जो यहाँ यूएसजी वगैरह नहीं होते हैं पेशेंटों को, हमें इनको प्राइवेट ले जाना पड़ता है। प्राइवेट में उनको कोई गरीब होता है, गरीब के लिए उसके लिए बेचारे वो एफर्ट नहीं कर पाते हैं ये पैसे यूएसजी के लिए। हम खासकर जो पटन के एडवाइज़र हैं, जो पटन के जिम्मेदारान हैं, उनको हम बोलते हैं कि हमें यहाँ यूएसजी अवेलेबल होनी चाहिए ताकि हमें वो प्रॉब्लम हमें दूर हो जाए, ताकि पेशेंटों को सफ़र नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि हमने अभी जो कोविड के दौरान हमने जो बहुत सारे काम किए, बहुत सारे वर्क किए हमने कोविड में, तो हम सोचते हैं कि हमें भी जो जितने भी ये इंसेंटिव्स रुके हैं, आज तक जितना इंसेंटिव जैसे कि मार्च से ये कोविड स्टार्ट हो गया तब से आज तक हमें कोई इंसेंटिव नहीं मिला। अदरवाइज जो कोविड के दौरान हमें उन्होंने। और चलिए कुछ मौसम का मिजाज भी आप जानते होंगे। कश्मीर में कड़ाके की ठंड शुरू है और ठंड के दौरान आम आदमी को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसी ठंड के बीच में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भी परेशानी होती है और बर्फबारी को देखते हुए हमारी कई शाहराहें भी बंद हो चुकी हैं। लद्दाख से लेके मुल्क की बाकी रियासतों की तरफ जाने वाली कई सड़कें, ख़ास तौर पे मुग़ल रोड भी बंद है और कल शाम को तो बड़ा तूफ़ान आ ही गया था। पीर की गली के ऊपर बताया जाता है कि मुसाफिर फंस गए थे और फ़ौज और पुलिस ने बरवक़्त कार्रवाई करते हुए पोशाना के नज़दीक 19 मुसाफिरों को तूफ़ान में फंस के वहाँ से निकाला है। फंसे मुसाफिरों को निकालने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन बरवक़्त कार्रवाई से पोशाना के नज़दीक इन लोगों को बचाया जा सका। जहां आज खिताए पीर पंचाल से वादी की तरफ गाड़ियों को जाने की इजाज़त थी और आज ताज़ा बर्फबारी के बाद मुगल शाहरा फिर एक बार गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई है, जहां इस वक्त भी बताया जा रहा है कि बर्फबारी का सिलसिला लगातार ही जारी है, जिसके चलते इंतज़ामिया ने फैसला लिया है कि मुगल शाहरा को पर गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई है। चंद रोज़ कबल ही खिताए पीर पंचाल में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद ही खिताए पीर पंचाल को वादी से जोड़ने वाली मुगल शाहरा को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था और 2 रोज़ बर्फ़ हटाने के बाद मौसम खुशगवार हुआ और दोबारा गाड़ियों को आने जाने की इजाज़त दी गई और आज ताज़ा बर्फबारी के बाद एक बार फिर खिताए पीर पंचाल को वादी से जोड़ने वाली मुगल शाहरा पर गाड़ियों की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई है। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़। और नाज़रीन, सरकार सब्सिडी भी देती है और सब्सिडी का मकसद होता है कि आम लोगों को फ़ायदा पहुंचे, लेकिन सरकार की कई स्कीमें जो हैं जिसमें सब्सिडी है उसको ज़मीनी सतह के पर अमलाने में अक्सर मुश्किलात क्या, दिक्कतें क्या, कहा जाता है खेर फेरी होती है। और बारामूला में आज फ्रूट इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग भी यही बता रहे थे कि इस इंडस्ट्री को दी जाने वाली सब्सिडी का कोई पुरसा निहाल नहीं है। कौन कहाँ ले गया, किसके हवाले किया, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं है। और इसी सब्सिडी के हवाले से बताया गया कि कहीं न कहीं तहकीकात की भी ज़रूरत है, क्योंकि फ्रूट इंडस्ट्री को दी जाने वाली सब्सिडी ज़मीनी सतह पे नहीं पहुंची है।
कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हम एयर फ्राइट में सब्सिडी दे देंगे 20%, जो कि सरासर गलत है। ये लोगों को एक धोखा देते हैं, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ से बम्बई हम पेटी भेजेंगे, उसमें ये 60 रुपये किराया लगता है, 20% ये सब्सिडी 40 रुपये भाड़ा बन जाता है, 15 किलो का कम से कम 600 रुपये बन जाता है। इसका मतलब 600 रुपये हमारा भाड़ा वहाँ चला जाएगा, तो ये कौन सी सब्सिडी है? इससे बेहतर था इनको अगर ये ट्रांसपोर्ट में सब्सिडी दे दें ताकि ग्रोवर्स को फ़ायदा मिल जाए, या कम से कम 1 से 3 लाख रुपए तक का जो लोन है, जो बेसिक ग्रोवर जो सेब उगाता है उसको ये किया जाए ताकि बेसिक ग्रोवर उनको फ़ायदा मिल जाए। इनके ऐलानात करने से ये सरासर एक नाइंसाफ़ी होती है। इससे पहले भी हमने इनको कहा था कि MIS स्कीम लॉन्च की जाए, लेकिन इन्होंने नेफेड की, और नेफेड में किसने इस साल माल दे दिया? यह सरासर गलती है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा धोखा देते हैं ग्रोवर। और चलिए शोपियां का हाल अहवाल भी आपको बताते चलें। शोपियां में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन सोमोर गाड़ियों के मालिकान और ड्राइवरों की मनमानियां भी हैं। कोविड गाइडलाइंस का ख्याल नहीं रखा जाता है और सरकार का हुक्मनामा की ज़्यादा सवारियां नहीं भरी जाती हैं, और अब अगर सवारियां भरी भी जाती हैं तो किराया वही लिया जाता है जो कोविड गाइडलाइंस के हवाले से सरकार ने मुकर्रर किया है, यानी दुगना किराया तो लिया जाता है। कोविड फार्मेलिटीज़ SOPs का ख्याल नहीं किया जाता है, और इसी को लेके आज शोपियां इंतज़ामिया ने इलाके में नाके भी लगा रखे थे, चेकिंग भी हो रही थी और इन्हीं मामलात पर नज़र भी रखी जा रही थी। हमने इनको अवेयर किया हुआ था कि नहीं, गाड़ियों में जो पैसेंजर आपको उठाने हैं एज पर SOP के हिसाब से आप रेट्स वो चार्ज करें जो नोटिफिकेशन के हिसाब से निकली हुई है DC ऑफिस से, पर ये मैक्सिमम चार्ज कर रहे थे, उनसे ज़्यादा डबल, और ऊपर से 9-9 सवारियाँ 10-10 सवारियाँ बिठा रहे थे। अब ARTO के अहकामात से, उनके ऑर्डर से हमने ये आज से मुहिम स्टार्ट कर दी कि ओवर चार्जिंग के बारे में हम सख्ती से पेश आ जाएं। ज़्यादातर इन सोमो के खिलाफ, और जो भी स्टेट कैरेज बसें हैं, मैक्सी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज गाड़ियां हैं, ये जितने भी गाड़ियां हैं एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं ज़्यादा और ज़्यादा सवारियां बिठा रहे हैं, इनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए। अगर कुपवाड़ा की खबर करें तो कुपवाड़ा में सब्जियों के दाम आसमान को पहुंचे हुए हैं, और कुपवाड़ा में दुकानदार से लेकर आम लोग यही कहते हैं कि सब्जियां महंगी तो हैं, और इस महंगाई के लिए दुकानदार कहता है कि हम जिम्मेवार नहीं हैं, बाहर से होलसेलर दवाई सब्जियां महंगी देता है, और आम आदमी यही कहता है कि आखिर खाएं तो खाएं क्या, सब्जियां तो सोने के दाम बिक रही हैं। शीत रपी दीजन मटर, टमाटर दी 60 रपी, 30 रपी दी मुज। यह गसन थोड़ा कम, मतलब यह द्रजर गरीब सन खतर 60 रुपये कन। टमाटर से 60, मटर मटर 60, मुझ 30। यीचा रेट क्या? यह पता आज रेट द्रुज, यह होलसेलस मज रटान नग पे, यह 10-12 रुपये पानस गेप अत किलोस, तो कन अथ रेटस। ओलो बोर वातान योर 1800 रुपये पानस, कन 50 रुपये किलो, तथ योर ग 200 रुपये घाट। तो चलिए नाजरीन, ये था हमारा आज का ग्राउंड रिपोर्ट। आज के ग्राउंड रिपोर्ट से बस इतना ही। मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।